केली नाम की एक युवा फैन ने अपने दोस्त की चुनौती स्वीकार करते हुए ट्विटर पर ये चौंका देने वाली तस्वीर पोस्ट की। केली ने बताया कि बात कुछ इस तरह शुरू हुई थी। बीटीएस कितने खूबसूरत हैं, मैं उनके लिए अपने मुंह में हथौड़ा तक डाल सकती हूँ। उसके दोस्त ने उसकी इस बात को धोखा देना कहा और केली ने खुद को साबित करने के लिए ऐसा कर दिखाया। एक कहावत है कि किसी भी चीज की अत अच्छी नहीं होती, और मैं बात यकीन से कह सकता हूं कि जिसने भी ये कहा है सच ही कहा है। मेरा नाम जैक्सन है, मैं मिलबरी हाई स्कूल में पढ़ता हूं। मेरा सबसे करीबी दोस्त नोआ बहुत ही मजाकिया है और गलती से उसकी कजन हैना मेरी गर्लफ्रेंड है। इसलिए उन दोनों में हमेशा जंग चलती रहती है कि चाहे फिर वो घर पर हो या स्कूल में। नोआ हमेशा हैना को परेशान करने के लिए नए नए तरीके ढूंढता रहता है। भाई बहन के बीच होने वाली वही आम शरारतें जिनसे कभी किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन एक चीज जिसका मैं विरोध करता था वो ये है कि हैना की बैंगटन बॉयज, जिन्हें सभी लोग बीटीएस के नाम से भी जानते हैं, उनके लिए उसकी अलग ही दीवानगी थी। हैना बहुत बड़ी के पॉप फैन है और उसका फेवरेट बैंड है बीटीएस। वो उन कोरियन लड़कों को इतना पसंद करती है कि कभी कभी तो मुझे जलन होती है कि अगर वो लड़के इसे कहीं मिल गए तो ये मुझे छोड़ देगी। खैर, तो एक बार हम स्कूल की कैंटीन में बैठे मस्ती कर रहे थे। हमेशा की तरह सभी मजाक कर रहे थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। सिर्फ हैना ही बीटीएस के कुछ इंटरव्यूज देख रही थी। वो उन वीडियोस में इतनी लीन हो गई थी कि पानी की बजाय उसने केचप हाथ में उठाई और बिना अपनी नजरें वीडियो से हटाए उसे पीने लगी। उसे फौरन अपनी गलती का एहसास हुआ जैसे ही उस तीखी सॉस का फ्लेवर उसे आने लगा और वो बुरी तरह खांसने लगी। उसकी आंखें लाल हो गई और उसके माथे पर नसें दिखने लगी। उसका चेहरा नीला पड़ चुका था। ओह नो हैना, क्या तुम ठीक हो? पानी पानी। हमने उसे पानी दिया, लेकिन वो केचप उसके गले में इस तरह चिपक गई थी कि उसका गला बुरी तरह से सूख चुका था और इसी वजह से उसने अपनी ही प्लेट में उल्टी कर दी। सभी लोगों को घिन आने लगी और वो उस टेबल से दूर हट गए। हैना को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई। मैंने उसे थोड़ा और पानी दिया जो उसने एक ही घूंट में खत्म कर दिया और फिर इधर उधर देखने लगी। सभी लोग उसे घूर रहे थे क्योंकि उसकी वजह से इतना बड़ा सीन हो गया था। मैंने ध्यान नहीं दिया कि वो केचप थी। हद है ना, तुम कितनी लापरवाह हो। किसी को तुम्हारा इंटरनेट कनेक्शन बंद करवाना पड़ेगा ताकि तुम बीटीएस की और वीडियोस ना देख पाओ क्या? जैसे ही नोआ ने यह कहा, मैंने देखा कि हैना का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम बहुत ही बदतमीज हो नोआ, ये कहते हुए वो कैंटीन से गुस्से में निकल गई। जाहिर है मैं उसके पीछे गया और पूरा दिन उसे नोआ से दूर रखने की कोशिश करता रहा। कुछ वक्त के बाद उसका गुस्सा ठंडा तो हो गया, लेकिन मैं देख सकता था कि उसका बीटीएस के लिए पागलपन हद से ज्यादा बढ़ता जा रहा था। कुछ दिनों के बाद जब हम अपनी बायोलॉजी की क्लास में बैठे हुए थे, तब हमारे प्रिंसिपल हमारे एक लड़की के साथ क्लास में आए। वो लड़की काफी शर्मीली और घबराई हुई लग रही थी। उसे देखकर मेरा ध्यान जिस चीज पर सबसे पहले गया वो थी उसकी टी शर्ट। उस पर बीटीएस के सभी सदस्यों की फोटो थी। नोआ ने भी वो देखा और दबी हुई आवाज में हैना से कहा, लगता है तुम्हारे कंपटीशन में कोई आया है प्यारी बहना, अपना मुंह बंद रखो। उसने नोआ को धमका दिया, लेकिन मैं उसका चेहरे पर देख सकता था कि वो उस नई लड़की को देखकर खुश नहीं थी। तो इस लड़की ने अपना नाम बेत्सी बताया और उसी दिन से हमारी क्लास में शामिल हो गई। जबकि पहली नजर में वो हमें काफी शर्मीली लग रही थी, लेकिन धीरे धीरे वो भी खुलने लगी। एक दिन मैं हमारे स्कूल की केमिस्ट्री लैब से गुजर रहा था जब मैंने नोआ को उस नई लड़की को किस करते हुए देखा। हालांकि नोआ ने मुझे नहीं देखा था, लेकिन बेत्सी ने मुझे देख लिया। जिस तरह उसने मुझे घूरा उससे मैं एक बार तो डर गया और फौरन वहां से निकल गया। लंच ब्रेक के बाद हम स्कूल के पीछे स्मोक करने के लिए मिले और नोआ बेत्सी को अपने साथ ले आया। हैना और मैं इस चीज की उम्मीद नहीं कर रहे थे, इसलिए वहां का माहौल थोड़ा अजीब हो गया। हैना ने बेत्सी की तरफ देखा और पूछा, क्या किसी ने तुम्हें बीटीएस की टी शर्ट दी है या फिर तुम भी उनकी फैन हो? मैं कोई फैन नहीं हूं, मैं उनकी पूजा करती हूं। हैना ने बेत्सी से एक आम सवाल पूछा था, लेकिन उसका जवाब बहुत ही कठोर शब्दों में मिला। तो फिर तुम्हें उनके बारे में सब कुछ पता होगा? हाँ जी हाँ, एक एक चीज। क्या वाकई? क्या तुम जानती हो जंगकुक बीटीएस में शामिल होने से पहले क्या करना चाहता था? नहीं। क्या तुम्हें मालूम है? वो एक टैटू आर्टिस्ट बनना चाहता था। लगता है तुम उनकी इतनी बड़ी फैन नहीं हो जितना कि मैं हूं।
हैना अपनी जीत की खुशी में उस पर हंसने लगी और बेट्सी लड़ाई शुरू होने से पहले ही हारने से नाराज हो गई। उन दोनों के बीच ये तनाव देखकर नोआ ने मजाक करते हुए कहा, देखकर लगता है कि मेरे दोनों लड़कियां आपस में अच्छे से घुल मिल रही हैं। क्योंकि तुमने उनके 2-4 इंटरव्यू देख लिए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनकी मुझसे बड़ी फैन हो। सच्चे फैन का मतलब होता है कि तुम अपने आइडल के लिए किस हद तक जा सकती हो, और मैं उसमें किसी को भी हरा सकती हूँ। मुझे नहीं लगता, हैना ने अपनी सिगरेट जलाते हुए कहा, लेकिन अचानक बेट्सी ने उसके हाथ से लाइटर छीन लिया और कुछ ऐसे किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। क्या तुम बीटीएस के लिए ये कर सकती हो? उसने लाइटर जलाया और उसकी फ्लेम अपनी जीभ के नीचे रख ली। उसकी जलती हुई जीभ से धुआं निकलते ही हम सब डर गए, लेकिन उसने उफ तक नहीं की। उसकी स्किन जलने लगी और हम सब उसे चौंकते हुए देखते रहे। नोआ ने उसके हाथ से लाइटर फेंक दिया और चिल्लाया, ओ माय गॉड, क्या तुम पागल हो? ये बात अपनी बहन को बताओ, यही है वो जो मुझे चुनौती देना चाह रही थी। हैना कुछ भी कहने की हालत में नहीं थी और मेरे पास भी कोई शब्द नहीं थे। बेट्सी वहां से चली गई और नोआ उसके साथ साथ उसे लेक्चर देते हुए चलने लगा कि जो उसने किया वो कितना खतरनाक था। हैना पूरे दिन कुछ नहीं बोल पाई। मैं नहीं बता सकता कि किस बात ने उसे ज्यादा डरा दिया था, जो बेट्सी ने किया, या फिर ये कि बेट्सी बीटीएस के लिए हैना से ज्यादा हद पार कर सकती थी। उस रात हम सबको एक पार्टी में जाना था। हमारे एक सीनियर ने वो पार्टी अपने फार्म हाउस पर रखी थी। पहले तो हैना जाना नहीं चाहती थी, लेकिन जैसे ही नोआ ने बताया कि बेट्सी भी आ रही है, वो फौरन तैयार हो गई। मैं जानता था, उसी वक्त मुझे लगने लगा था कि आज कुछ बुरा होने वाला है। हम पार्टी में पहुंचे और मैंने बहुत कोशिश की कि मैं हैना को बेट्सी से दूर रखूं, लेकिन आखिरकार वो आमने सामने आ ही गए। हैना ने अपनी तीसरी बियर खत्म करते हुए कहा, मैं तुमसे बड़ी फैन हूं, घटिया लड़की। तो चलो ठीक है, एक मुकाबला करते हैं, मैं तैयार हूं। हम बैकयार्ड में खड़े थे, जहां पास में एक टूल बॉक्स रखा हुआ था। बेट्सी उसके पास गई और उसने डब्बे में से एक हथौड़ा निकाला। बेट्सी, ये तुम क्या कर रही हो? मैं इस हथौड़े को अपने मुंह में डाल सकती हूँ और ये साबित कर सकती हूँ कि मैं बीटीएस की सबसे बड़ी फैन हूँ। तुम ऐसा नहीं कर सकती बेट्सी, तुम पागल हो। क्या क्या कहा तुमने मुझे? बेट्सी ने अपना मुंह खोला और उस हथौड़े को अपने मुंह में डालने की कोशिश करने लगी। 3-4 बार कोशिश करने के बाद भी वो ऐसा नहीं कर पाई। हैना उस पर हंसने लगी और उसे पागल बुलाने लगी। अपनी इस बेइज्जती को बर्दाश्त ना करने के कारण बेट्सी ने अचानक पेचकस उठाया और अपने होठों को आसपास से काटने लगी ताकि उसका मुंह बड़ा हो सके। पार्टी में आए सभी लोग ये भयानक मंजर देखकर चिल्लाने लगे। उसकी स्किन की कटने की आवाज और उसकी चीख अब भी मेरे कानों में गूंजती है। जैसे ही उसका यह दर्दनाक किस्सा खत्म हुआ, उसने रुमाल से अपने मुंह पर लगा खून साफ किया और उसी वक्त हथौड़ा मुंह में रख लिया। वो इसी तरह हथौड़े को अपने कटे हुए मुंह में लिए हंसने लगी। इसकी जगह अगर मैंने उस दिन खुद देख लिया होता तो मैं इतना नहीं डरता, लेकिन वो मंजर मैं आज भी जब याद करता हूं तो मेरी रूह कांप जाती है। हैना डरते हुए चिल्लाई और जमीन पर बेहोश होकर गिर गई। हमने एम्बुलेंस बुलाई और हैना को फौरन हॉस्पिटल ले गए। नोआ उससे मिलने हॉस्पिटल गया, लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसे बेट्सी के पास तक नहीं जाने दिया। मुझे नहीं पता कि बेट्सी के पेरेंट्स को ऐसा क्यों लगता है कि इन सब में हमारा कोई दोष था, और हॉस्पिटल से आने के बाद वो बेट्सी को लेकर चले गए। मुझे आज भी लगता है कि ये पहली बार नहीं है कि उस लड़की ने खुद को नुकसान पहुंचाया होगा ताकि वो खुद को सही साबित कर सके। आखिर वो स्कूल के आधे साल में आई ही क्यों? आपको क्या लगता है? मनोरंजन की इस दुनिया में बहुत से अफवाहें और अलग अलग टिप्पणियां हैं। कुछ को खारिज कर दिया गया है, कुछ की पुष्टि कर ली गई है और कुछ के बारे में बिना कहे उन्हें छोड़ दिया गया है। इन सब में बहुत ही कम ऐसी बातें हैं जो बहुत ही अजीब, पागलपन से भरी और भयानक हैं, लेकिन हम कैसे मान सकते हैं कि वो सच है भी या नहीं? के पॉप इंडस्ट्री में कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो टैलेंट और स्किल से बढ़कर हैं कि आप किस तरह दिखते हैं। आखिरकार ये दक्षिण कोरिया का अहम हिस्सा है और आप इसे बहुत ही बारीकी से बीटीएस ग्रुप में देख सकते हैं, जिनके सदस्य हर तरह से परफेक्ट दिखते हैं। सभी जानते हैं कि ये 7 लोगों का समूह है ना? लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका मानना है कि इनमें एक 8वां सदस्य भी था। मैं किम जी हुन की बात नहीं कर रहा, क्योंकि अंततः उसे ठुकरा दिया गया था, जिसका मतलब यह है कि कोई और था जिसने वो जगह पाई थी। 2012 में जब बीटीएस बना और उनके गाने से भी पहले एक 8वें सदस्य को चुना गया था। उसका स्टेज का नाम था डी ह्यूल और वो भी बाकी सभी सदस्यों की तरह एकदम परफेक्ट और टैलेंटेड था। उस वक्त मैं बिग हिट म्यूजिक के साथ काम कर रहा था, इसलिए मुझे इन सब के बारे में पता था। मैं ये भी जानता हूँ ये सब एक रात को शुरू हुआ। जब मैं अपने काम खत्म करके स्टूडियो से बाहर जा रहा था, मैंने किसी को दरवाजे पर देखा। उसे सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़ा हुआ था।
इन्होंने मुझे ठुकरा दिया। इन लोगों ने मुझे मना किया है। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें मुझे इसका जवाब देना ही होगा। वो लंबे कद और काले बालों वाला आदमी था जिसके नैन नक्श साउथ कोरिया के लग रहे थे। दिक्कत थी उसके चेहरे में। वो दिखने में बहुत ही अजीब था, जैसे उसका चेहरे की आकृति बिगड़ी हुई हो। मैं ना चाहते हुए भी उसे देखकर डर सा गया। सिक्योरिटी गार्ड ने बहुत ही मुश्किलों से उसे पकड़ कर रखा था, लेकिन वो काफी जान लगाकर बिल्डिंग के अंदर आने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद उसने कोशिश करनी बंद कर दी और मुझे घूरने लगा। तुम ऐसे क्या देख रहे हो? आओ मेरी मदद करो। उन्हें मेरे सवालों का जवाब देना ही होगा। मैं आगे बढ़ा, लेकिन उसे जवाब देने के लिए नहीं बल्कि वहां से निकलने के लिए। मुझे नजरअंदाज मत करो, मदद करो मेरी। क्या तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूं? मैं बीटीएस का 8वां सदस्य हूं। जैसे ही मैंने उसे सुना मैं हक्का बक्का रह गया। हाँ जरूर, लेकिन तुम्हारी गलतफहमी दूर करने के लिए माफ करना, बीटीएस का 8वां सदस्य चुन लिया गया है और वो तुम्हारी तरह तो बिल्कुल नहीं दिखता। तुम्हें शायद समझ नहीं आ रहा, मैं इस काम के लिए सबसे बढ़िया इंसान हूँ। मैं अद्भुत हूँ, कोई भी मेरे कला का मुकाबला नहीं कर सकता। मैं सबसे योग्य। मुझे माफ करना, लेकिन जितना मैं जानता हूँ उन्हें किसी और की अब कोई जरूरत नहीं है और वो जिसे चुन चुके हैं उसकी जगह किसी और को नहीं लेंगे। मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि घर चले जाओ और इस बारे में भूल जाओ। वो मुझे जवाब दिए बिना बच नहीं सकते। मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे क्यों नहीं चुना गया। मुझे एक अच्छी वजह चाहिए। मेरा यकीन करो, वो पूरी सिचुएशन ही मुझे बहुत बेतुकी लग रही थी। मैं तो ये सोच रहा था कि क्या इस आदमी ने कभी अपनी शक्ल शीशे में नहीं देखी कि वो ये जानना चाहता है कि उसे चुना क्यों नहीं गया। कहीं ये पागल तो नहीं है। खैर, कुछ हफ्तों बाद हफ्ते के एक आम काम के दिन पर मैं ऑफिस पहुंचा और लिफ्ट लेकर उस मंजिल पर गया जहां मैं काम करता था। हमेशा की तरह मैंने अपना काम शुरू किया, लेकिन किसी वजह से मैं रुक गया। मुझे दो लोगों के बीच बहस होने की आवाज आने लगी, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि वो क्या कह रहे हैं क्योंकि वहां की दीवारें साउंड प्रूफ थी। लेकिन फिर भी मुझे चिंता थी क्योंकि आमतौर पर वहां ऐसा नहीं होता था। जैसे ही मैं अपने ऑफिस से निकला, मैं हॉलवे की तरफ देखने लगा। अचानक कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स मेरे पीछे से भागते हुए आए। वो किसी कमरे की तरफ भाग रहे थे। मैंने देखा कि वो हमारी कंपनी का एक मुख्य प्रतिनिधि के कमरे में जा रहे थे। बाहर निकलो यहाँ से, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे कमरे में आया कैसे। हाथ मत लगाओ मुझे, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। ये वही आदमी था फिर से। तुम एक बुज़दिल हो, बेकार। अगर तुम इस तरह मुझे मना कैसे कर सकते हो, और वो भी बिना किसी वजह के। अबे तुम्हें किसी भी तरह की वजह बताने की जरूरत नहीं है। मैं धीरे धीरे करीब जाने में हिचकिचाया नहीं। अगर तुम्हारे पास कोई अच्छी वजह नहीं है तो मैं किसी बेकार डी-यूल की जगह बीटीएस के ग्रुप में शामिल होने का पूरा हकदार हूँ। धक्के मारकर बाहर। तुम जिस तरह दिखते हो उस वजह से तुम्हें नहीं चुना गया। मेरी बात सुनने के बाद वो शांति से खड़ा हुआ और उसने मुझे मुड़कर देखा। ये मैं इनके मुंह से सुनना चाहता। ये सच है। ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, तुम्हारा चेहरा बीटीएस का प्रतिनिधित्व करने के लायक नहीं है। मुझे लगा कि इतना तो तुम जानते ही होगे। इसका ऑडिशन मिलिट्री सर्विस के दौरान हुआ। मैं उस समय अपनी ड्यूटी पर था। क्या इस बात की कोई मान्यता नहीं है? यहाँ नहीं है, बाहर निकलो यहाँ से। इस बार जब सिक्योरिटी गार्ड ने उसे बाहर निकालने की कोशिश की तो उसने उन्हें रोका नहीं। जैसे ही वो आदमी मेरे पास से गुजरा, वो कुछ इस तरह मुस्कुराया कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस इंसिडेंट के बाद हफ्तों बीत गए और साल खत्म हो गए, लेकिन वो आदमी दोबारा नहीं दिखा। एक दिन अंधेरा होने के भी कई घंटों बाद मैं अपना सामान संभालकर घर जाने की तैयारी करने लगा। उस दिन लिफ्ट खराब थी, इसलिए मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। जब मैं दूसरी मंजिल तक पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां का एक कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और मुझे कुछ आवाजें भी आती हुई सुनाई दी। तब तक सभी लोग जा चुके थे, इसलिए मैं देखने चला गया कि क्या हो रहा है और कहीं किसी को मदद की जरूरत तो नहीं। मैंने हॉलवे में चलना शुरू कर दिया और इस चीज पर ध्यान देने लगा कि आवाज कहां से आ रही है। दाएं तरफ से दूसरा कमरा। जैसे ही मैं कमरे तक पहुंचा, आवाजें आना बंद हो गई। धीरे धीरे मैंने दरवाजा खोला, अंदर गया और लाइट चलाई। मुझे अभी कमरे में देखने का मौका भी नहीं मिला है कि मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो कमरे की दूसरी तरफ मैंने सबसे पहले अपने सामने डी-यूल को बेहोशी की हालत में देखा। जैसे ही मेरी नजर उसके चेहरे और शरीर पर लगे कट पर गई तो मैं डर के मारे कांपने लगा। क्या तुम्हें पसंद आया जो मैंने किया? मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दिल धड़कना बंद हो गया, लेकिन मैंने फिर भी अपनी बाईं ओर देखा। वहां वही आदमी बैठा हुआ था। कम ऑन, अब ऐसी शक्ल मत बनाओ। मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। तुम लोगों को एक परफेक्ट 8वां सदस्य चाहिए था, है ना? मुझे लगता है कि अब तुम्हारे पास वो नहीं है। इसमें उसकी गलती नहीं है, तुम्हारी है। तुम्हें खुद को बदलना चाहिए था। तुम्हें अपना चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवानी चाहिए थी।
तुम सब झूठ में जीते हो। अगर मैं अपना चेहरा ठीक करवा भी लेता तो तुम फिर से एक नई कमी ढूंढ लेते। तुम लोग स्वार्थी हो। क्या तुम्हें कभी अपने बच्चों के बारे में सोचना नहीं पड़ता? उन्हें कैसा लगेगा अगर वो अपने माँ बाप की तरह सुंदर ना निकले तो? ये सब बकवास है, झूठ है, स्वार्थ है जिसका कोई हल नहीं निकलता। वो आदमी उठा और डीयूल की तरफ बढ़ने लगा। रुको, मैं सबको दिखा दूंगा, सबको। मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा जो मैंने देखा और जो मैंने सुना। उस आदमी ने चाकू निकाला और डीयूल के चेहरे पर और भी ज्यादा कट मारने लगा, और इस बार और भी गहरे। कुछ वक्त बाद डीयूल ने संघर्ष करना बंद कर दिया और मैं जानता था कि वो मर चुका है। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं जानता हूं। मैंने देखा वो आदमी अचानक उस चाकू को अपने पास लाया और उससे अपना गला काट दिया। मैं नहीं जानता कि ये कब हुआ, लेकिन उन्होंने हमें ढूंढ लिया। फिर वो उन दोनों लाशों को वहां से ले गए और उसके बारे में कभी बात नहीं की। लेकिन मैं अब भी डीयूल के बारे में सोचता हूँ। जब भी मैं आई नीड यू की वीडियो देखता हूँ, वहां बाकी सदस्यों ने उसकी जगह ले ली थी। मेरा नाम जेम्स है। मैं हमेशा से ही रॉक म्यूजिक पसंद करने वाला इंसान रहा हूं। इसलिए जब बीटीएस आया तो मुझे उसमें कभी कोई रुचि नहीं रही। लेकिन मुझसे बिल्कुल अलग मेरी, मेरी बेस्ट फ्रेंड, उस बैंड के लिए पागल थी। मेरी के साथ मेरी बहुत ही अजीब दोस्ती थी। बड़े होते होते हम कभी साथ नहीं रहे, लेकिन क्योंकि हम पड़ोसी थे इसलिए हमारे पेरेंट्स जबरदस्ती हमें एक साथ वक्त बिताने के लिए मजबूर करते थे। आखिरकार हम दोस्त बन ही गए और कई सालों बाद जब मैं अकेला रहने लगा तब भी हम मिला करते थे। तुम्हें आना ही होगा जेम्स, मैं वादा करती हूँ तुम्हें बहुत मजा आएगा जब तुम भी उतने ही फैंस देखोगे जितना मैंने देखे। मुझे यकीन है कि तुम्हें भी बीटीएस पसंद आने लगेगा। मैं नहीं जानता, शायद ये चीज मेरे लिए है ही नहीं। ओ प्लीज, हमें कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा कि हम किसी सेलिब्रिटी के घर जा पाएं। ठीक है, मैं चलूंगा, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए। मुझे जाने में हिचकिचाहट हो रही थी। मुझे लगा कि वहां मैं एक अकेला शख्स रहूंगा जिसे बीटीएस में कोई रुचि नहीं है, और तो और मुझे लगता है कि इसके फैन काफी बदनाम भी हैं। लेकिन जब मैं मीटिंग में गया मेरी राय बदल गई। मुझे सभी लोग काफी अच्छे लगे। उन्होंने मुझे बहुत ही जल्द अपने जैसा महसूस करवाया। उन सभी लोगों में उस बैंड के लिए बहुत जोश था, सिवाय एक के, उस घर का मालिक जो एक इंटरनेट सेलिब्रिटी था, लेकिन बुरी वजह के लिए। ओली लंडन हमेशा से ही विवादों से घिरा रहता था। यह आदमी इंटरनेट पर वायरल था क्योंकि इसने जिमिन की तरह दिखने के लिए बहुत सर्जरीज करवाई थी। इंटरनेट पर इस बात की आलोचना होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा कि वो बैंड की इज्जत नहीं करता, कि वो सिर्फ सभी का अपने ऊपर ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसा कर रहा है, और कुछ का मानना था कि वो जिमिन की जगह लेने की कोशिश कर रहा है। तो दरअसल कोई भी उसे पसंद नहीं कर रहा था। जैसे ही मेरी ने उसे आते हुए देखा तो वो खुशी से चिल्लाई और उसे गले लगाने चली गई, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। वो आदमी पूरे जुनून के साथ सिर्फ मुझे देखने लगा। ओह माय गॉड, तुम्हारी स्किन कितनी खूबसूरत है। शुक्रिया आपका। देखो तो तुम्हारी स्किन, माय गॉड, ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसका रंग, इसकी बनावट, ये नैन नक्श, तुम बिल्कुल उसकी तरह लगते हो। तुम्हारा मतलब है कि बीटीएस का वो क्यूट लड़का? अचानक चारों ओर शांति छा गई। सभी लोग घबराते हुए मेरी तरफ देखने लगे। बीटीएस का क्यूट लड़का? उसका नाम जिमिन है। क्या तुम नहीं जानते? मुझे माफ कीजिएगा, दरअसल मैं इस बैंड का फैन नहीं हूं। मैं तो बस यहाँ अपनी दोस्त के साथ। क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम एक बीटीएस फैन नहीं हो? तुम जिसे इतना खूबसूरत चेहरा मिला है, तुम यहाँ हमारा मजाक बनाने आए हो? नहीं, मेरा मतलब तुम्हारा मजाक करने का नहीं था। मैं यहाँ से चला जाता हूँ। नहीं, मत जाओ, ये सब मेरी गलती है। मुझे माफ करना, मैं थोड़ा उत्साहित हो गया था। क्यों ना तुम मीटिंग के बाद भी थोड़ी देर रुक जाओ और मैं तुम्हें अपनी खास चाय पिलाऊं? मुझे नहीं लगता कि ये ठीक रहेगा। हाँ, क्यों नहीं, हम जरूर रुकेंगे। मैरी ने मेरा मुंह बंद करके मेरी तरफ से हाँ कह दी, जिसे मुझे ना करते हुए भी मानना पड़ा। बाकी बचा हुआ दिन बहुत ही अजीब था। उस मुठभेड़ के बाद कोई भी फैन मुस्कुरा नहीं रहा था, और वहीं दूसरी तरफ मेरी बहुत खुश थी, जैसे कि सबसे अच्छा टाइम तो आने वाला हो। सभी लोग मेरी उम्मीद से पहले ही चले गए और अब मेरी और मैं ओली के साथ अकेले बचे थे।
तो अच्छा घर है, मैंने चुप्पी तोड़ने के लिए हिचकिचाते हुए कहा। क्या हमेशा से ही तुम्हारी स्किन इतनी खूबसूरत और परफेक्ट रही है जेमी? मेरा नाम जेम्स है। हाँ हाँ, जो भी है। लोग तो तुम्हें हमेशा सड़क पर ही रोक लेते होंगे, है ना? तुम बिल्कुल जिमिन की तरह दिखते हो। दरअसल मैं उसकी तरह दिखता नहीं हूं, बस उसी जगह से हूं जहां से वो है। कितना अच्छा है ना? मैं जाकर चाय लेकर आता हूं डार्लिंग्स। यहां से हिलना मत। मेरी, हमें अभी यहां से निकलना होगा। क्या? क्यों? ओली तुम्हें अपनी खास चाय पिलाने वाला है। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा मेरी, यह आदमी पागल है, ये जरूर हमें जहर देने वाला है। ठीक है, तुम सही कह रहे हो, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, चलो चले। हाँ, आखिरकार तुम समझ गई, चलो अब। मैं धीरे धीरे उस घर से दूर जाने लगा और मेरी मेरे पीछे पीछे आने लगी, लेकिन फिर अचानक मेरे सर पर जोर का वार हुआ। मेरा सर भारी हो गया और मैं जमीन पर गिर गया। मेरी आंखें बंद होने लगी और मैंने आखिरी बार मेरी को अपने पीछे खड़ा देखा। उसके हाथ में टूटा हुआ वास था। जब मुझे होश आया तो पहले तो मैं समझ ही नहीं पाया कि मैं कहां हूं या फिर क्या हुआ। मुझे अपने चेहरे पर अजीब सी झंझनाहट महसूस हुई, जैसे कोई उसे दबा रहा हो। जब मैं याद करने लगा कि मेरे साथ क्या हुआ है तो मेरे पूरे चेहरे पर भयानक दर्द का एहसास हुआ। मैंने हिलने की कोशिश की लेकिन हिल नहीं पाया, मैं बंधा हुआ था। मैंने जब सामने देखा तो मैं बुरी तरह डर गया। मैं शीशे में देख रहा था और उसमें मेरा पूरा चेहरा सिवाय मेरी आंख और नाक के बैंडेज से ढका हुआ था। तुम तो जाग गए डार्लिंग। मेरे सामने ओली थी, लेकिन उसमें कुछ तो अजीब लग रहा था। उसका चेहरा पहले से ज्यादा बदसूरत लग रहा था। उसने अपने चेहरे पर बहुत ज्यादा स्किन टेप से चिपकाई हुई थी। उसकी आंखों में अब और भी ज्यादा गहराई थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी आंखों से ही मुझ में छेद कर देगा। मैं समझ सकता हूं कि तुम बहुत कंफ्यूज हो गए। तुम्हारी दोस्त बहुत ही निर्दयी है। हे, इसे समझना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, इसलिए मैं तुम्हें सीधे सीधे ही बता देता हूं। मेरे चेहरे पर लगी ये खूबसूरत स्किन देख रहे हो, ये तुम्हारी है। जब तुम सो रहे थे तो मैंने उसे उखाड़ लिया। लेकिन सुनो, मैं कोई राक्षस नहीं हूं। मैं जानता हूं कि अब तुम मेरी वजह से बदसूरत हो गए हो, लेकिन मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। बिना मुझे जवाब देने दिए ओली मेरी कुर्सी को शीशे के और पास ले गया और ड्रॉअर से उसने अपनी मेकअप किट निकाल ली। मैं रोने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रहा था। मैं मजबूर था और उस पागल आदमी के रहम पर था जिसने मेरी स्किन निकालकर अपने चेहरे पर लगा ली थी। जब मैं शीशे के सामने शांत बैठ गया तो वो पागल मुझे अपनी संकी आंखों से घूरता रहा और फिर अपने मेकअप की मदद से मेरी बैंडेज के ऊपर होंठ बनाने लगा। मेरे आंसू उसके हाथ को छूकर नीचे गिरने लगे। हे, पता है क्या, तुम्हें अपनी दोस्त से बचकर रहना होगा, वो बिल्कुल पागल है। मैंने उसे जवाब नहीं दिया, मैं बस रोता रहा। सच कहूं तो ये उसी का आइडिया था। मुझे ये बताने में बहुत ही दुख हो रहा है कि वही तुम्हें वहां लेकर आई थी। यकीन नहीं होता कि आपके फैंस आपके लिए क्या क्या करने लगते हैं। जब ओली मेरा मेकअप कर रहा था तो उसका चेहरा मेरे चेहरे से तकरीबन चिपका ही हुआ था। मैं अपने शरीर पर स्किन के टुकड़े गिरते हुए देख रहा था। जब ये सब हो रहा था तो मैं ढीली बंधी हुई रस्सी को खोलने में सफल हो गया और मैं भागने के लिए तैयार था, लेकिन सच कहूं तो मैं डरा हुआ था। ओली मुझसे अपनी नजरें हटा ही नहीं रहा था। वो बिना आंख झपकाए मुझे ही देख रहा था और ये देख देख कर पागल हो रहा था कि मेरे चेहरे पर क्या मेकअप हुआ है। जब उसने लिपस्टिक का इस्तेमाल खत्म किया तो वो उसे छोड़कर आईलाइनर ढूंढने लगा और उस छोटे से समय में जब उसका ध्यान भटका हुआ था, मैंने उसे दीवार की तरफ धक्का दिया और उस घर से बाहर भागने लगा। जब मैं वहां से भाग रहा था तो मैंने देखा कि उसका चेहरा कितनी जोर से दीवार पर जा लगा और मेरी स्किन गिरने लगी। ओह माय गॉड, मेरा चेहरा! आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? बिना उसकी बातों पर ध्यान दिए मैं घर से बाहर भाग गया। जैसे ही मैं भागने लगा, मैं अपने चेहरे पर लगी बैंडेज को खोलने की कोशिश भी करने लगा ताकि मेरा मुंह खुल सके और मैं चिल्लाकर मदद मांग सकूं। लेकिन जैसे ही मुझे अपनी पीछे कुछ चुभने का एहसास हुआ, मैं रुक गया। वो मेरी थी, उसके हाथ में चाकू था। हे जेम्स, उम्मीद करती हूँ आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद में तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे। इसके लिए कोई अच्छा बहाना बनाना। याद रहे, मैं अभी तुम्हारे पेरेंट्स की पड़ोसी हूँ और तुम नहीं चाहोगे कि मुझे तुम पर गुस्सा आए। उसकी इस धमकी के बाद मैंने सर हिलाकर हाँ कहा और देखते ही देखते मैं वहां अकेला खड़ा रह गया। मेरी ओली के घर के अंदर जा चुकी थी। इस हादसे को हुए कई महीने बीत चुके हैं। मैं अब तक अपने परिवार और दोस्तों से मिलने की हिम्मत नहीं कर पाया।
मैंने उन्हें कहा है कि मैं एक बड़ी डील के लिए देश से बाहर जा रहा हूँ। मैं लगातार सर्जरीज के लिए जा रहा हूँ ताकि मैं आराम से सड़क पर चल सकूं। उसके बाद मैं कभी मेरी से नहीं मिला, लेकिन मेरे पेरेंट्स बताते हैं कि वो अक्सर उनसे मिलने घर आती है। जहां तक ओली की बात है, मुझे मेल में एक डब्बा आया जो उसने भिजवाया था। जब मैंने उसे खोला, उसमें से स्किन के कुछ टुकड़े निकले जो मेरी ने मेरे चेहरे से निकाले थे, और उसके साथ एक खत और कुछ चॉकलेट्स। उस खत में ओली ने लिखा था कि उसके डॉक्टर ने कहा है कि वो ये स्किन उसके चेहरे पर नहीं लगा सकते, और इसलिए माफी मांगते हुए वो उसे मुझे वापस दे रहा है, और उसी के साथ कुछ चॉकलेट्स भी भेज रहा है। जब मैंने ये पढ़ा तो मैं जमीन पर बैठकर रोने लगा। मैं अब कभी भी किसी के भी फैन की पार्टी में नहीं जाऊंगा।